नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अर्जन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसके पहले हम लोग ने पहली पंचवर्षीय योजना और आर्थिक नियोजन को देखा था। आज हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना को पढ़ने वाले साथियों, और उससे संबंधित जो जो फैक्ट बनेंगे स्टैटिक जीके से या जो भी व्यक्ति आएगा उन सबसे जो प्रश्न बनने वाले हैं सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों देखते हैं हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना तक हम लोग आज बात कर चुके थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कब से कब तक आती है साथियों? 1956 से लेके 1961 के मध्य आती है। ये तो इसका टाइम पीरियड रहता है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको याद रखना, प्रश्न ऐसे पूछे जाने की संभावना है। और यदि पूछ ले कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो पदेन प्रधानमंत्री हुआ करते थे साथियों, वही क्या हुआ करते थे? पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो अध्यक्ष कौन होंगे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? यदि आपसे पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष की यदि बात कर लिया जाए तो कौन है साथियों? टी कृष्णमाचार्य। कौन है साथियों? टी कृष्णमाचार्य। और यदि आपसे यह पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पूछ लिया जाए तो मॉडल था पीसी महालोनबिस। ललोन कौन थे साथियों? पीसी महालोनबिस। ये बात आपको याद रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रस्तुत किसने किया था? तो पीसी महालोनबिस। और इसके जनक है भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक। और आपको भी पता है इनके जन्म दिवस यानी 29 जून, और 29 जून इनके जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 29 जून को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। और क्या प्रश्न याद रखना है कि आपसे यदि पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा था, लक्ष्य की यदि बात करें जीडीपी का कितना था, ये जीडीपी का लक्ष्य था साथियों 4.5%। और जो लक्ष्य प्राप्त हुआ था वो जीडीपी का जो प्राप्ति हुई थी वो कुल कितनी प्राप्ति हुई थी साथियों? तो ये बात याद रखिएगा 4.2। और इसीलिए इसको कहा जाता है लगभग सफल योजना थी। यानी इसका परिणाम क्या था? परिणाम की यदि बात किया जाए, परिणाम क्या है? सफल योजना। कौन सी योजना है? सफल योजना। ये बात आपको याद रखना। और उससे बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है क्या? इससे बढ़िया प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में शुरुआत होती है सहायता क्लब की। किसकी स्थापना होती है? यानी शुरुआत किसकी हो जाती है साथियों? सहायता क्लब की स्थापना। सहायता क्लब की शुरुआत। यदि आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए कि सहायता क्लब की
शुरुआत कब हुई? तो दूसरी पंचवर्षीय। तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना में होती है क्या? टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल की शुरुआत। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल, और इसके साथ में रिसर्च लिखा रहता है, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत। एक बात और, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय, यदि आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रपति कौन थे, ये राष्ट्रपति से प्रश्न आया हुआ है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रपति थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको याद रखना। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग इन पर भी चर्चा करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका और क्या इसमें देखने को मिला दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो हमें तो सहायता क्लब की स्थापना देखने को मिली, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत भी हुई, और इसी पंचवर्षीय योजना का यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिकता क्या थी, प्राथमिकता तो द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा देना था। द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा, यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। ये बात आपको याद रखना। इसका जो प्राथमिकता दी थी, यानी उद्योग को बढ़ावा देना था, औद्योगिकरण ज्यादा था, उद्योग को बढ़ावा। ये बात आप याद रखना साथियों। इस योजना में राष्ट्रीय आय को 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। ये बात आपको याद रखना, और ये बात याद रखिए, थोड़ा सा इसमें रिसर्च होता है, रिसर्च नहीं, रिसर्च। ये बात आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय की यदि बात करें तो 25% बढ़ाने का इसमें एक टारगेट रखा था। याद रखिए कैसी योजना है, सफल योजना है। और इसमें क्या कितना लक्ष्य रखा था? तो 4.5 रखा था। और कितना प्राप्त हुआ था? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की आवंटित राशि कितनी थी, आवंटित राशि कितनी थी साथियों? तो 4800 करोड़ रुपए। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का आवंटित राशि था। और याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ क्या क्या है। पहला तो इधर पे लगता है क्या, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है, और ये कहां होती है साथियों? तो पश्चिम बंगाल। कहां होती है? पश्चिम बंगाल। ये बात आपको याद रखना है। और जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, किसकी सहायता से लगाया गया भारत में? इस सहायता से लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता। किसकी सहायता से लगाया गया? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। और आपसे यदि बोलने की भारत का पहला इस्पात संयंत्र कौन सा है?
तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ही है। एक तो आपको मिला क्या, दुर्गापुर। दूसरा कौन सा मिला, दूसरा मिला हमें उड़ीसा। कौन सा, राउरकेला, राउरकेला इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। और राउरकेला जो आपका है वो कहां पे है, तो उड़ीसा, यानी कहां पे लगा ये इस्पात संयंत्र, उड़ीसा में। और यदि आपसे पूछ ले कि किसकी सहायता से लगाया गया था भारत में, तो याद रखिएगा ये जर्मनी की सहायता से भारत में लगा। किसकी सहायता से लगाया गया था भारत में, जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। और ऐसा भी बोला जाता है कि भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो राउरकेला है। ये बात आपको याद रखना। दूसरा आपको याद रखना कौन सा, राउरकेला का। और तीसरा जो याद रखना साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही एक और लगा था, भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। और ये कहां होती है साथियों, तो दुर्ग भिलाई में होती है। ये कहां, दुर्ग भिलाई, यानी ये भिलाई में लगा हुआ है। और ये कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। कहां लगा, छत्तीसगढ़ में लगा। कौन सा, भिलाई इस्पात संयंत्र। और किसकी सहायता से लगाया गया, यदि बात करें किसकी सहायता से लगाया गया भारत में, तो रूस की सहायता से लगाया, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से भारत में लगाया गया। और यदि पूछ लिया जाए इसे क्या कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, यानी एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन है, तो भिलाई का है। साथियों इतनी बातें आपको प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में याद रखनी है। तो ये बातें आपसे हूबहू ऐसी ही पूछी जाती है। हम लोगों ने एक देखा राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध कहां से है, तो आप बता दीजिएगा इनका जन्म जो होता है सिवान जिला पड़ता है बिहार, सिवान बिहार से। कहां से है, सिवान बिहार से। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम क्या है, तो महादेव सहाय। ये भी प्रश्न आया हुआ है, महादेव सहाय इनके पिताजी का नाम होता है। राजेंद्र प्रसाद की यदि बात किया जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने। ये बात भी आपको याद रखना, ये भी एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, या मैं बोल दूं कि इन्हें क्या कहा जाता है, कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष।
प्रथम तो थे ही, साथ में इन्हें परमानेंट ही बनाया गया। एक बात। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजेंद्र प्रसाद के यदि गुरु का नाम पूछ लिया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गुरु का नाम कौन था, क्या था, तो महात्मा गांधी। कौन थे इनके गुरु, कौन थे, महात्मा गांधी। ये बात भी याद रखना। उससे भी बढ़िया प्रश्न ये है कि 1911 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो 1911। ये बात आपको याद रखना है। और ये जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो कब बने थे, ये भी आपको याद रखना। 1934 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, अध्यक्ष। तो ये बात भी आपको याद रखना है। और इन्हें 1930 में इन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार भी किया गया था। राजेंद्र प्रसाद की यदि बात करें तो इन्हें बहुत सारी उपाधि दी रखी है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, पह जाती है, तो राजेंद्र प्रसाद को दी जाती है कौन सी, देश रत्न की उपाधि दी जाती है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। और क्या कहा जाता है इन्हें, राजेंद्र बापू की उपाधि भी दी जाती है। और किसकी उपाधि दी जाती है, तो राजेंद्र बाबू की उपाधि भी दी जाती है। राजेंद्र बाबू भी इन्हें कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना। डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि भी इन्हें दी जाती है। और इन्हें किसने दिया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें क्या कहा गया था, डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न की यदि बात करें तो भारत रत्न इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया। भारत रत्न से 1962 में सम्मानित किया गया था। ये बात भी आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और क्या प्रश्न याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए इनसे और क्या प्रश्न पूछा जाता है, पहला प्रश्न तो यही है, संविधान सभा पर या संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। याद रखिए। और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे, इनका समाधि स्थल की यदि बात करें, समाधि स्थल भी पेपर में आ चुका है, महाप्राण घाट। महाप्राण घाट। और ये कहां पड़ता है साथियों, तो पटना बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है, पटना बिहार। और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे, राजेंद्र प्रसाद से, तो और भी याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, नियम समिति के अध्यक्ष भी है। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष तो भी कौन थे, तो यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि आपसे पूछ ले कि समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे, समझौता समिति के अध्यक्ष तो भी कौन थे साथियों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और यदि इनकी पुस्तकों के नाम पूछ लिया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तकें बहुत आती हैं पेपर में। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। कब आई थी, तो 1950 में आई थी।
और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि और दूसरी पुस्तक, इनका एक पुस्तक का नाम आपको याद और रखना जो बहुत अच्छे तरीके से पूछी जाती है, सत्याग्रह। सत्याग्रह एट चंपारण। चंपारण, ये भी इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, सत्याग्रह एट चंपारण। ये किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और यदि पूछ लिया जाए एक बुक और इनकी है, इनका जिसका नाम है गांधी के चरणों में बाबू। गांधी के चरणों में बाबू, ये भी आपको याद रखना है। गांधी के चरणों में बाबू ये किसकी पुस्तक है, तो ये बात भी याद रखना। और एक पुस्तक और याद रखना इनसे, वो गांधी जी की देन। ये भी आपसे इनकी एक पुस्तक रखना, गांधी जी की देन। ये बात आपको याद रखना। तो इतने सारे प्रश्न आपको राजेंद्र प्रसाद से याद रखना। तो कौन कौन हो गए हैं? तो पहला तो यही हो गया कि समाधि स्थल कहाँ है, महाप्रयाण घाट पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और इनसे क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है साथियों, तो वो भी आपको याद रखना। एक उपाधि आपको याद रखना, अजात शत्रु की उपाधि। अजात शत्रु की उपाधि भी इन्हें दी जाती है। किसके द्वारा दी गई थी, तो ये बात भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा इन्हें दिया गया था, अजात शत्रु की उपाधि भी दिया गया था। तो देश रत्न, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर ऑफ लॉ, ये 4 उपाधियों से सम्मानित थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1911 के कांग्रेस में शामिल हुए। 1911 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1934 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। और क्या इन्हें जो भारत रत्न मिला था 1962 में मिला था। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संविधान की यदि बात किया जाए तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझौता समिति के अध्यक्ष भी कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात आपको याद रखना। पुस्तकें भी आप इनकी याद रखिएगा, कहां से इनका संबंध है, सिवान बिहार से। और आपको याद रखना, इनके पिताजी का नाम भी पेपर में पूछा जा चुका है साथियों। अगला दूसरा चीज देखते हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भी प्रश्न आपका पेपर है पूछा जाता, बहुत सारे प्रश्न इधर से देखने को मिलेंगे। पहला तो यही है कि इसकी राजधानी क्या है। पश्चिम बंगाल की यदि बात किया जाए साथियों, राजधानी। साथियों हम लोग जो प्रश्न जहां आता है, चाहे पंचवर्षीय योजना में आए, चाहे जहां पे भी आए, हम लोग उसको स्टैटिक की तरह ही पढ़ते जाएंगे, ताकि एक जगह पे बहुत सारा डाटा संग्रहित हो जाए। इस जगह में पश्चिम बंगाल की यदि राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या है, कलकत्ता। कौन सी है साथियों, कलकत्ता। और कलकत्ता से पहला प्रश्न तो मेरा यही है, कलकत्ता किस नदी के किनारे है, तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे कहां है, हुगली नदी के किनारे। कलकत्ता यदि बात किया जाए तो कलकत्ता में ही क्या है, कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह क्या है साथियों, कलकत्ता बंदरगाह। और यदि कलकत्ता की बात किया जाए तो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का क्या है, पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट। क्या है साथियों, पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट। और यदि बात किया जाए कलकत्ता से ही, तो इधर पे फोर्ट विलियम कॉलेज है। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। और यदि कलकत्ता की बात किया जाए तो रानी विक्टोरिया महल कहां है, रानी विक्टोरिया महल, ये भी कहां है, कलकत्ता में ही है, रानी विक्टोरिया महल। और यदि पूछ लिया जाए कि इधर पे सेंट पॉल कैथेड्रल, सेंट पॉल
कैथेड्रल, एक चर्च है, ये भी कहाँ है, कैथेड्रल। ये बात आपको याद रखना, ये क्या है, एक चर्च है। क्या है, चर्च है। ये बात आपको याद रखना। इधर तो पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद है, नाकोदा मस्जिद, ये बात भी आपको याद रखना साथियों। और कलकत्ता में ही क्या है, आपको यदि बात बताए तो कलकत्ता में ही क्या है, ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है साथियों, तो ये कलकत्ता में है। कलकत्ता से हवाई अड्डा है, कलकत्ता में कौन सा हवाई अड्डा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो ये कलकत्ता में ही है साथियों। और क्या प्रश्न बन सकते हैं कलकत्ता से, तो कलकत्ता नदी, कलकत्ता बंदरगाह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये बात आपको याद रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पे है। और यदि आपसे पूछ ले कलकत्ता में ही क्या है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है, कलकत्ता में ही है। और यदि आपसे पूछ ले कि इधर पे ही और क्या है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ है, कलकत्ता में ही है। और कलकत्ता में जो स्टेशन है 23 प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म है साथियों, 23 प्लेटफॉर्म है। और यदि आपको याद रखना तो कलकत्ता में ही क्या है साथियों, ये एक हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, ये बात आपको याद रखनी है। हावड़ा ब्रिज सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें 42। और यदि राज्यसभा की सीटें पूछ लिया जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें हैं 16। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विधानसभा की सीटें हैं तो 234। और उससे भी बढ़िया प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे साथियों कि यदि इधर से वर्तमान मुख्यमंत्री की बात किया जाए, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ये बात भी आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो ममता बनर्जी के बारे में भी आपको याद रखना। कौन सी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। किस पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। तो ये बात आपको याद रखना। और पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो इधर का राष्ट्रीय पशु, यदि राजकीय पशु बोला जाए, राजकीय पशु, राजकीय पशु की बात किया जाए तो इधर क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और प्रश्न क्या बन सकते हैं पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से यदि पहला और भी पूछ लिया जाए साथियों, तो हम लोग पश्चिम बंगाल से देखते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था साथियों, तो 1905 में हुआ था। किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और यदि आपसे पूछ ले कि बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था, बंगाल का विभाजन रद्द, बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और प्रश्न क्या बन सकते हैं पश्चिम बंगाल से, यदि आपसे पूछ ले कि दार्जिलिंग, दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग क्या है, दार्जिलिंग एक तो आपका हिल स्टेशन, एक तो क्या है, प्रमुख हिल स्टेशन। और दूसरा इधर ये किस लिए फेमस है,
तो चाय उत्पादन के लिए फेमस है, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। यानी जो दार्जिलिंग है, यदि बात करें तो दार्जिलिंग क्या है साथियों, एक हिल स्टेशन है। दूसरा चाय का उत्पादन है, वो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और दार्जिलिंग को ही क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि कूच बिहार, कूच बिहार का संबंध भारत के किस राज्य से है, कूच बिहार का संबंध आपके पश्चिम बंगाल से है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हजारी, हजारी महल, हजारी महल द्वार भारत के किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए दीघा तट का संबंध, दीघा तट का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो भी पश्चिम बंगाल राज्य से है। और यदि पश्चिम बंगाल की बात किया जाए कि इधर के प्रमुख महोत्सव की यदि बात किया जाए, क्या साथियों, महोत्सव, महोत्सव में याद रखिएगा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, काली पूजा। और आपसे पूछ ले जगदात्री महोत्सव, जगदात्री महोत्सव, जगदात्री महोत्सव ये भी कहाँ लगता है, तो पश्चिम बंगाल में ही ये इसका आयोजन किया जाता है। गंगा सागर मेला, यदि आपसे पूछ ले कि इधर और क्या लगता है, गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला ये भी कहाँ लगता है साथियों, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में लगता है। पश्चिम बंगाल की यदि बात करें कि वेस्ट बंगाल की यदि बात करें, पश्चिम बंगाल की यदि बात करें, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की यदि बात करें कि इधर के नृत्य कौन से हैं, तो नृत्य भी याद रखिएगा। एक तो संथाल इधर का बहुत फेमस नृत्य है, संथाल। दूसरा इधर का नृत्य जो है गंभीरा, और तीसरा जो इधर का नृत्य फेमस है वृत्ता। ये बात याद रखिएगा, संथाल, गंभीरा। और इधर का एक नृत्य और बहुत अच्छा है, छाऊ, छाऊ नृत्य। ये बात आपको याद रख। और यदि पश्चिम बंगाल की हम बात करें कि टाइगर रिजर्व कौन से हैं, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की यदि बात करें तो कौन सा है, सुंदरबन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। और यदि बात किया जाए कि इधर बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, कौन सा रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। और पश्चिम बंगाल की यदि झीलों की बात करें तो कौन सी है, रचिन, रचिंद्र झील एक। और कौन सी है, मिरिक झील, मिरिक झील। और याद रखिएगा सेचल झील है, कौन सी है, सेचल, सेचल झील। और याद रखिएगा कौन सी झील है, सांतरागाछी, सांतरागाछी झील। ये बात आपको याद रखना है, कहां पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। कौन कौन, मैं पश्चिम बंगाल की आर्द्र भूमि की, आर्द्र भूमि कौन सी है, तो आर्द्र भूमि है एक तो है पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। और दूसरी इधर की आर्द्र भूमि का नाम आपको याद रखना कौन सा, सुंदरबन, सुंदरवन आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। और क्या याद रखना, सांतरागाछी, सांतरागाछी आर्द्र भूमि, ये भी आपकी कलकत्ता में ही है। और इससे भी आपको याद रखना है, ये आपकी भी पश्चिम बंगाल में है। और आपको याद रखना पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा और याद रख लीजिएगा पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का और कौन सा इधर के नेशनल पार्क याद रखिएगा, ये भी आपको कभी देखने को मिल जाएंगे। तो नेशनल पार्क में आपको कौन कौन से, गोरुमारा,
गोरुमारा नेशनल पार्क। ये कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा आपको याद रखना कि इधर कौन सा है? सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क। कौन सा है साथियों? सुंदरवन। जलदापारा नेशनल पार्क। कौन सा है? जलदापारा नेशनल पार्क। और यदि बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल का ही क्या है? एक और नेशनल पार्क है, न्योरा, न्योरा नेशनल पार्क। कौन सा है साथियों? न्योरा नेशनल पार्क। ये बात आपको पश्चिम बंगाल से याद रखना। पश्चिम बंगाल में ही क्या है? शांति निकेतन, शांति निकेतन। शांति निकेतन किसका संबंध किससे है? यदि बात किया जाए तो शांति निकेतन का संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर से। किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से। ये बात आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही विश्व भारती, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना की। यदि आपसे पूछ ले कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन का संबंध किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ही राष्ट्रीय गान लिखा था। राष्ट्रीय गान कहां का? भारत का। तो भारत का कौन सा है? जनगण मन, जनगण मन। और बांग्लादेश का, बांग्लादेश का कौन सा? अमार सोनार। ये बात आपको याद रखनी है। यानी पश्चिम बंगाल से यदि पूछ लिया जाए और क्या? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कॉरिडोर का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल राज्य से है। साथियों ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और उसके साथ ही हमने एक राज्य को पढ़ा और उसके साथ ही हमने विस्तृत चर्चा की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी हमने पंचवर्षीय योजना के साथ में दो स्टैटिक के रूप में अध्ययन किया। साथियों आप लोगों को डाटा कैसा लगा? कंटेंट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।